हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एसएसजी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसकी अनेक घटनाएं, जिनका अलग अलग कालक्रम है और हर घटना किसी न किसी परिणाम से जुड़ी हुई है। खासकर अगर भारतीय इतिहास का हम लोग अध्ययन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो इसमें आधुनिक इतिहास का जो इंपॉर्टेंस है वो किसी भी दूसरे यानी कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल भी सबसे ज्यादा, आपको पता है दोस्तों, कि मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। लेकिन छात्रों के मन में इस विषय को लेकर के एक बहुत बड़ी गंभीरता, एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार इस विषय को कैसे पढ़ा जाए। इतने सारे डेट्स हैं, इतने सारे नाम हैं, इतनी सारी तिथियां हैं, इन्हें कैसे आपस में कोरिलेट किया जाए। ये उनके लिए काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग, काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। और चलिए दोस्तों, इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हम लोग आज डिस्कस करते हैं, इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में बात करते हैं जिसने न केवल भारत में भारतीयों का भविष्य तय किया, बल्कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश सत्ता थी, जो एक डोमिनियन कंट्री के तौर पर भारत के भविष्य का निर्धारण करने के लिए यहां पर मौजूद थी, उस संस्था के द्वारा बंगाल पर किए गए नियंत्रण और उसके कब्जे के बारे में। दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हमारा आपका होना है वो होना है एग्जैक्टली उस युद्ध पर जिसे हम लोग प्लासी का युद्ध कहते हैं। लेकिन दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो है ये पहले की घटनाओं का परिणाम भी था और आने वाली भविष्य की यानी आगे की घटनाओं के लिए एक पूर्व घटना के तौर पर भी, एक माइलस्टोन के तौर पर भी हम इसे चिन्हित करते हैं। दोस्तों, आप सब इस बात से परिचित हैं कि सन 1707 में बंगाल में, दोस्तों, सन 1707 में मृत्यु होती है औरंगजेब आलमगीर की, है ना, औरंगजेब आलमगीर की। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि औरंगजेब की मृत्यु जब होती है मार्च 1707 में, ये वो कालखंड है दोस्तों भारतीय इतिहास का जिसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव लगातार कमजोर होती चली गई और उसके बाद से इस साम्राज्य का पतन होता होता चला गया। और इस वंश की जो नींव थी, उस नींव की एक एक ईंट सरकने लगी। कारण था सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब की नीतियां। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति का परिणाम क्या हुआ दोस्तों, कि भारत में जिस मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, फरगना से आया हुआ एक सिर्फ 14 साल 15 साल का लड़का, किस तरह से उसने एक साम्राज्य स्थापित किया। उस साम्राज्य ने एक तरह से आसमान की बुलंदियों को भी छुआ, खासकर उस दौर में जब अकबर का शासनकाल था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासनकाल से इस वंश का जो उत्थान हुआ था, उस वंश का पतन होना शुरू हो गया औरंगजेब की नीतियों की वजह से। और औरंगजेब की सबसे बड़ी कमी मानी जा सकती है दोस्तों, उसी की धार्मिक कट्टरता की नीति। लेकिन हमें यहां पर औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और उसकी नीति पर चर्चा नहीं करनी है, बल्कि हमें बात करनी है भारत में उस कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के बारे में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल था भारत में, वो आप सभी को पता है कि सन 1608 में एक आदमी जिसका नाम आप सभी जानते हैं, कैप्टन हॉकिंस, उसके समय में अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सत्ता ने भारत में प्रवेश किया और अपनी लालसा और अपने महत्वाकांक्षा के अधीन रहकर उन्होंने किस तरह से भारत में राजनीतिक खालीपन, उस राजनीतिक शून्य को जैसे ही देखा, उसे भरने के लिए वो लालायित हो उठे। और उनकी इसी कोशिश का परिणाम था कि धीरे धीरे उन्होंने भारत में व्यापार के नाम पर कैसे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की और धीरे धीरे भारतीय साम्राज्यों के अलग अलग छोटी छोटी रियासतों के पारस्परिक झगड़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। लेकिन दोस्तों, उनकी नजर सबसे ज्यादा जिस प्रांत पर थी, वो प्रांत था उस समय बंगाल। अब आप समझ सकते हैं कि आज बंगाल जिसे हम लोग कहते हैं, खासकर पश्चिम बंगाल कहते हैं, उस वक्त के बंगाल में कई प्रांत और शामिल थे, जिसमें उसमें आज का अगर बात करें तो आज का भी पश्चिम बंगाल तो है ही, वेस्ट बंगाल है, उसके अलावा उसमें बिहार था, तीसरा प्रांत था आपका उड़ीसा,
अगर एक और देखा जाए तो वो था बांग्लादेश। ठीक है, ये सब थे। और इतना बड़ा क्षेत्र, इतनी बड़ी रियासत, आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा रेवेन्यू मिल सकता था, कितना ज्यादा राजस्व मिल सकता था अंग्रेजों को। और यही वो सबसे बड़ी वजह थी कि वो कब्जा करना चाहते थे बंगाल पर। यहां हमें बात कर लेनी चाहिए दोस्तों उस व्यक्ति के बारे में जिसका नवाब आपको पता है, नाम क्या था उसका? मुर्शिद कुली खां। नाम सुना होगा दोस्तों आपने उसका। मुर्शिद कुली खां ने जो व्यवस्था लागू की बंगाल में, उसी व्यवस्था को आप इजारेदारी कहते हैं। और इजारेदारी नाम की इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि उसने वहां के किसानों को खेती करने के लिए एडवांस में तकावी नाम का ऋण दिया। और इस तरह से किसानों को खेती करने के लिए जो आर्थिक आवश्यकता होती थी, धन की आवश्यकता जो होती थी, वो धन की आवश्यकता उनकी पूरी हुई और जमींदारों साहूकारों पर उनकी निर्भरता कम होती चली गई, जिसका परिणाम कि लगातार खेतों में उपज बढ़ा। और उपज बढ़ने से बंगाल उस दौर में सोने की चिड़िया वास्तव में अगर कहा जाए तो बंगाल ही था। कारण ये कि बंगाल में रेवेन्यू का कलेक्शन इस स्तर पर होने लगा कि बंगाल के नवाब जो थे वो एडवांस में ही क्या करते थे, एडवांस में ही मुगलों को रेवेन्यू भेज देते थे। रेवेन्यू का मतलब उन्हें ऋण या फिर जो ब्याज की रकम होती थी, जो लगान की रकम होती थी, वो उन्हें भेज देते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस दौर में बंगाल का जो नाम लिया जाता है उसी को कहा जाता था भारत का स्वर्ग। ये नाम लिया जाता था। और इसी स्वर्ग पर शासन करने की महत्वाकांक्षा थी किसके अंदर दोस्तों? ये महत्वाकांक्षा थी अंग्रेजों के अंदर। और अपनी इसी महत्वाकांक्षा को केंद्र में रखते हुए अभी तक जो अंग्रेज भारत के पश्चिमी तटों पर यानी गुजरात से लेकर के गोवा तक और धीरे धीरे मसूलीपट्टनम जैसे इलाकों पर वो कब्जे कर चुके थे, अब उन्होंने आगमन किया भारत के पूर्वी तट पर। और पूर्वी तट पर सभी को पता है कि औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी आए, उन उत्तराधिकारियों ने अंग्रेजों को जारी किया दोस्तों वो फरमान जिसे हम लोग सुनहरा फरमान कहते हैं। और इस सुनहरे फरमान का मकसद क्या था कि उन्हें चुंगी मुक्त व्यापार करने की छूट मिली थी। लेकिन अंग्रेजों ने अपने इस चुंगी मुक्त व्यापार करने की छूट का किस तरह से दुरुपयोग किया, किस तरह से उन्होंने इसका मिसयूज किया, यह आप समझ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने इसका उपयोग करके दोस्तों न केवल भारतीय व्यापारियों को उनसे महंगे तोहफे लेने शुरू कर दिए, उनसे घूस लेना शुरू कर दिया और इस तरह से उन्हें अपना ये तमगा, ये आज्ञा पत्र दे देते और कहते कि जाओ इसे दिखा दोगे तो तुम्हें रेवेन्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और परिणाम इसका सबको पता है कि इससे निश्चित तौर पर बंगाल के जो नवाब थे उन्हें होने लगी राजस्व की हानि या रेवेन्यू का लॉस होने लगा। और भाई कोई भी रेवेन्यू का लॉस कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अगर उसकी आय में कमी आ जाए तो कैसे वो अपने खर्चों को मैनेज करेगा? इस तरह की चुनौतियां उस समय के तत्कालीन नवाबों के सामने भी खड़ी होने लगी। हालांकि तकावी ऋण के बाद मुर्शीद कुली खां ने अपने दामाद को अपना उत्तराधिकारी बनाया था दोस्तों। और उसके दामाद का नाम आप लोग सभी जानते हैं, उसी का नाम था सरफराज खां। और इसी सरफराज खां की हत्या कर दी गई थी दोस्तों, किसके द्वारा? एक दूसरे सूबेदार के द्वारा जिसका नाम था अली वर्दी खां। और ये वही अली वर्दी खां है दोस्तों जिसे आगे चल करके कहा जा सकता है कि यही वो व्यक्ति था जिसका उत्तराधिकारी बना आगे चलकर नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। दोस्तों सिराजुद्दौला वैसे तो देखा जाए तो अपने नाना यानी अली वर्दी खां की बेटी का पुत्र था, लेकिन उसकी जो प्रतिस्पर्धा थी, उसकी जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वो स्वयं सिराजुद्दौला की मौसी थी जिसका नाम था दोस्तों घसीटी बेगम। क्या नाम था दोस्तों उनका? उन्हीं का नाम था घसीटी बेगम। और घसीटी बेगम चाहती थी अपने बेटे शौकत जंग के लिए कि हां वो कुर्सी खाली हो जाए, नवाब का जो अगला पद है वो अली वर्दी खां के बाद किसे मिल जाए? शौकत जंग को। ये इच्छा थी दोस्तों किसकी? ये इच्छा थी घसीटी बेगम यानी कि सिराजुद्दौला के मौसी की। और समय के साथ
जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई और देख सकते हैं कि अली वर्दी खां जो था, अली वर्दी खां ने अपने नाती यानी कि सिराजुद्दौला को, अपने नवासे को न केवल वेल ट्रेनिंग दी, उन्हें बेहतर प्रशिक्षण दिया, बल्कि उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। दूसरी बात कि अली वर्दी खां के संरक्षण में पलने वाला सिराजुद्दौला पूरी तरह से अंग्रेजों से इनसिक्योर होता चला गया, असुरक्षित महसूस करने लगा और अंग्रेजों के प्रति उसके मन में धीरे धीरे नफरत बढ़ने लगी। और इस नफरत का नतीजा यह हुआ कि उसके मन में अंग्रेजों के खिलाफ इतना गुस्सा था कि वो अंग्रेजों को बंगाल से बाहर खदेड़ देने के लिए प्रतिबद्ध था। वरना उसे इसका डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज, जो पहले ही हिंदुस्तान में राजनैतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर अपना साम्राज्य लगातार विस्तार करते जा रहे थे, सिराजुद्दौला उनसे इसलिए घबराया हुआ था क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अंग्रेज कहीं उसका बंगाल, उसका राज्य भी उससे छीन न लें। और इसी का परिणाम यह था कि समय के साथ जैसे जैसे सिराजुद्दौला बड़ा हुआ, अंग्रेजों के प्रति उसके मन में गुस्सा और नफरत बढ़ती चली गई। और अंततः इस गुस्से और नफरत का परिणाम क्या निकला, बाद में दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध दोस्तों? प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध की जो कहानी है वो बात आप सबको पता है दोस्तों। आपको याद होगा फोर्ट विलियम का वो किला, वही फोर्ट विलियम का किला जिसे अंग्रेज अपनी व्यापारिक कोठी के तौर पर या फैक्ट्री के तौर पर निर्मित कर रहे थे। और फैक्ट्री शब्द का मतलब आपको पता है दोस्तों कि फैक्ट्री शब्द जो है ये फैक्टरस से लिया गया है, और फैक्टरस का मतलब होता है कंपनी के कर्मचारी, और कंपनी के कर्मचारी जिस स्थान पर रहते थे उसी जगह को फैक्ट्री कहा जाता था। तो उस समय फोर्ट विलियम का जो किला बनाया अंग्रेजों ने, वो किला मेनली फैक्ट्री के तौर पर बनाने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन उस दौर में जब ये काम और भी लोग कर रहे थे, जैसे फ्रांसीसी भी कर रहे थे, तो अपने नाना के आदेशानुसार यानी कि अली वर्दी खां के आदेश के अनुसार सिराजुद्दौला ने उन्हें मना किया। लेकिन उनके ना मानने पर आपको पता है कि उसने फोर्ट विलियम किले पर हमला कर दिया और अंजाम दिया एक ऐसी घटना को जिसे इतिहास के पन्नों में ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके पहले दोस्तों आपको पता है कि अली नगर की संधि ने सिराजुद्दौला को काफी नुकसान पहुंचाया था, और इस वजह से उसके मन का जो गुस्सा था वो पहले ही चरम पर था, शिखर पर था। और यही दूसरी घटना जहां उसके मना करने के बावजूद अंग्रेज नहीं माने लेकिन फ्रांसीसी मान गए, इसी का परिणाम निकला कि उसने ये घटना अंजाम दी। और इस घटना में एकमात्र जिंदा बचने वाला अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम क्या था? हॉलवेल। हालांकि कुल 146 लोग थे दोस्तों, और इनमें से सिर्फ 23 जिंदा बचे, जिसमें से एक अधिकारी था हॉलवेल। और हॉलवेल ने ही इसकी सूचना अपने उच्चाधिकारी को दी, जिसने क्लाइव तक इस बात को पहुंचाया। और परिणाम सबको पता है कि इसी का परिणाम क्या निकला दोस्तों? इसी का परिणाम निकला प्लासी का युद्ध। मैं यहां पर एक बात और ऐड करना चाहूंगा दोस्तों कि प्लासी का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध ने न केवल अंग्रेजों को भारत में एक खास प्रकार की नीति को लागू करने का मौका दिया, जिसे हम लोग डिवाइड एंड रूल के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने, या यूं कहिए कि क्लाइव की समझदारी या चालाकी कहा जा सकता है दोस्तों, उसने लंबे समय से सिराजुद्दौला की नीतियों से असंतुष्ट और उसके व्यापारिक प्रतिबंधों से नाखुश जो अधिकारी थे, जिनमें कुछ अमीर चंद जैसे लोगों का नाम था, उसके सेनापति जिसका नाम मीर जाफर था, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी मौसी घसीटी बेगम की महत्वाकांक्षा और अपने बेटे को बंगाल के अगले नवाब के तौर पर देखने की इच्छा, ये सारी इच्छाएं एकजुट हुई। और ये सारा एकजुट होने का परिणाम निकला कि अब बड़े स्तर पर सिराजुद्दौला को सामना करना पड़ रहा था अपने विरोधियों का। अब आप समझ सकते हैं कि इस युद्ध में सिराजुद्दौला एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर नजर आने लगता है जो अपनों से ही घिरा हुआ है। एक और उसके अपने सेनापति हैं, एक और उसके नगर के अमीर व्यापारी हैं, और एक और उसकी अपनी मौसी हैं और मौसी का बेटा भी। और इन सब की मिली भगत का परिणाम क्या निकला कि जो युद्ध हुआ दोस्तों प्लासी का, इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ। और पराजित होकर के जब वहां से वो भागा
तो उसका पीछा करने का निर्देश दिया मीर जाफर ने अपने बेटे मीरन को। क्या नाम था मीर जाफर के बेटे का दोस्तों? तो मीर जाफर के बेटे का नाम था मीरन। और परिणाम निकला कि मीरन ने मोहम्मद बेग नामक एक युवक की सहायता से सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। हालांकि क्लाइव के इस योजना का परिणाम यह हुआ कि बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया और अंग्रेजों ने यानी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर जैसे व्यक्ति को बंगाल का अगला नवाब बना दिया, यानी वही मीर जाफर जो आगे चल करके क्लाइव का पालतू तोता कहलाता है, उसका पालतू तोता कहा जाता है उसे। दूसरी एक बात और दोस्तों कि इस घटना के बाद जिस मीर जाफर को गद्दी मिली, उस मीर जाफर को यह बात जल्दी ही समझ में आ गई कि वो अंग्रेजों के लालची पेट को कभी भर नहीं सकता, यानी वो जितनी भी कोशिशें करेगा अंग्रेजों की इच्छाएं कभी संतुष्ट कभी तृप्त नहीं होंगी। और जब उसे ये बात समझ में आई तो उसने राजकोष का एक हिस्सा जो अंग्रेजों को लगातार देना पड़ रहा था, रेवेन्यू जो लगातार घटता जा रहा था, उस दौर में पड़ने वाला सूखा जिसकी वजह से उपज लगातार कम होती जा रही थी, और ऐसे में राजकोष का जो कम धन था, धन की उपलब्धता जो काफी कम थी, वो धन भी अब वो अंग्रेजों को देना नहीं चाहता था। और अंग्रेजों को जब ऐसा लगा कि उनका अंडा देने वाली यानी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अब उनके लिए बेकार हो चुकी है, तो अंग्रेजों ने सीधे तौर पर उसे दरकिनार करने का फैसला कर लिया। और उसके बाद यही सत्ता मिलती है दोस्तों मीर कासिम को, यानी जो क्या था, दामाद था मीर जाफर का। हालांकि मीर कासिम सिराजुद्दौला के बाद के अगर नवाबों की बात की जाए तो मीर कासिम सबसे समझदार नवाब था। और मीर कासिम ने जैसे ही गद्दी संभाली, उसने अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर रहने के लिए अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी और उसे मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि मुंगेर में अंग्रेजों की कोई कोठी नहीं थी, कोई व्यापारिक रेजिडेंसी नहीं थी, कोई कार्यालय नहीं था। और ऐसा सोच करके उसने न केवल अपना राजधानी बदल दिया, अपना केंद्र बदल दिया, बल्कि वहां पर उसने अंग्रेजों के खिलाफ अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए फ्रांसीसियों की मदद ली, जिसे अंग्रेजों ने बिल्कुल भी अपने खिलाफ समझा। और उन्होंने ये मान लिया कि अब चूंकि पहले ही ऑस्ट्रिया को लेकर के ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों में जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष का परिणाम यह निकला कि अंग्रेज अब मीर कासिम से भी खार खाए बैठे थे। और इसका परिणाम अंततः क्या निकलता है दोस्तों? 1764 के बक्सर के युद्ध में निकलता है। क्योंकि जब मीर कासिम के खिलाफ भी इस तरह की साजिशें और षड्यंत्र होने लगे, तो मीर कासिम ने जिस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसी हत्याकांड को हम लोग पटना मैसेकेयर के नाम से जानते हैं, पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जहां उसने कई अंग्रेजों को गोली मारकर हत्या करवा दी। लगभग 20 से 25 अंग्रेज अधिकारी ऐसे थे जिसकी उसने हत्या करवा दी। और इसका परिणाम यह निकला कि अब उसकी वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए दोस्तों। और वापसी के सारे रास्तों के बंद हो जाने का परिणाम एट लास्ट क्या होता है? एट लास्ट उसे अंग्रेजों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। और इसी से बचने के लिए वो मदद लेता है उस वक्त के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से, जिसके सलाह पर वो पहुंचता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। और तीनों की जो तिकड़ी बनती है, इसी तिकड़ी के साथ युद्ध होता है 1764 में बक्सर का। लेकिन 1764 में बक्सर के युद्ध ने निश्चित तौर पर, इसमें जब भारतीय पक्ष की पराजय होती है, तो यहीं से ब्रिटिश सत्ता के लिए हिंदुस्तान में सभी प्रकार की चुनौतियां समाप्त हो जाती हैं। और इन चुनौतियों के समाप्त होने का परिणाम एट लास्ट ये निकल कर आता है कि भारत में न केवल मुगल सत्ता समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाती है, बल्कि बंगाल की नवाबियत फिर से हैंडओवर कर दी जाती है मीर जाफर को। मीर कासिम की हत्या कर दी जाती है कालांतर में, और नवाब जो थे अवध के, उनके अधिकार भी काफी हद तक सीमित कर दिए गए। ऐसे में दोस्तों 1757 में होने वाला प्लासी का युद्ध या फिर 1764 में होने वाला बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्धों की भूमिका मूलतः ये निकल कर आती है कि इन युद्धों ने ये तो तय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि इन युद्धों ने यह स्पष्ट जरूर कर दिया कि अब भारत पर कौन शासन नहीं करेगा।
और एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में और विशेषकर आधुनिक इतिहास में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के साथ साथ भारत के भविष्य का निर्धारण भी इन दोनों युद्धों के माध्यम से हुआ था। और इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि भारतीय इतिहास में इन दोनों युद्धों को मील के पत्थर के रूप में भी देखा जाता है। एक ऐसा मील का पत्थर जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के समक्ष उत्पन्न सभी प्रकार की चुनौतियों को खत्म किया और भारतीय जनमानस के सामने अंतहीन गुलामी की एक ऐसी युग की शुरुआत कर दी जिसका अंत लगभग 200 सालों के बाद हुआ। सबसे बड़ी बात कि इस युद्ध ने ब्रिटिश सत्ता को न केवल आर्थिक रूप से संपन्न बनाया बल्कि उसकी शक्ति और अभी तक जिस पश्चिमी भारत में उनका नियंत्रण था अब उनका नियंत्रण पूर्वी भारत पर भी हो गया और इस तरह से लगभग समस्त प्रायद्वीपीय भारत को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि पहले ही उन्होंने मराठा और जो दूसरे शासक थे, खास करके अगर मराठों की बात करें, सिखों की बात करें, तो इन सब पर पहले ही उन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस संक्षिप्त वीडियो में आप ये समझ पा रहे होंगे कि भारत के इतिहास में प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध का क्या महत्व है, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। और इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। क्योंकि ये एक संक्षिप्त वीडियो में मैंने आपको बस ये बताने की कोशिश की कि कैसे एक लड़ाई बदल सकती है भविष्य किसी भी चीज का। और दोस्तों आपके जीवन में भी ऐसी ही लड़ाई है जो आप हर रोज लड़ रहे हैं और वो लड़ाई है आपकी अपने आप से, अपने असफलता से, अपने स्थिति से। और अगर आप इस लड़ाई में लगे रहते हैं, जूझते रहते हैं, कंसिस्टेंटली आप अपनी काबिलियत और अपने स्किल को लगातार इंप्रूव करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों कि आज नहीं तो कल जीत और सिर्फ आपकी होगी। तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।